सुबह का वक्त था। गांव की चौपाल पर दो गांव वाले बैठे आपस में बात कर रहे थे। अरे तूने सुना, हमारे गांव का जो व्यापारी कबीर है वो बहुत बड़ा बुद्धिमान है। जो भी उससे पंगा लेता है वो बुरी तरह बर्बाद हो जाता है। हाँ सच में, उसकी बुद्धि का तो कोई जवाब ही नहीं है। उससे दूर रहना ही हम सबके लिए भलाई है। दोनों गांव वाले परेशान होकर बात कर रहे होते हैं। वहीं पास से गुजर रहा भोला चरवाहा उनकी सारी बातें सुन लेता है। वो उनके पास आता है और कहने लगता है, किस व्यापारी की बात कर रहे हो आप दोनों? उस कबीर की? अरे उससे ज्यादा बुद्धिमान तो मैं हूँ। मेरे पास इतनी बुद्धि है कि मैं पूरे गांव को बेवकूफ बना सकता हूँ। वो व्यापारी मेरे सामने कुछ नहीं। भोला, तू अपने आप को बुद्धिमान मानता है, लेकिन उस कबीर व्यापारी से पंगा मत लेना, वरना तू कहीं का नहीं रहेगा, समझा? ऐसा कुछ नहीं होता। कभी उसका मुझसे पंगा पड़े फिर देखना मैं उसे कैसे मजा चखाता हूँ। इतना कहकर भोला वहाँ से अकड़ कर चला जाता है। कितना मूर्ख है ये। अगर इसने कबीर व्यापारी से पंगा लिया तो व्यापारी इसे कहीं का नहीं छोड़ेगा। गांव वाले जोर जोर से हंसने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ भोला अपने घर आ जाता है, जहां उसकी पत्नी ऋचा बैठी होती है। क्या हो गया जी, आज बकरियां चराने नहीं जाना क्या? अरे मैं तो बकरियां चराने ही जा रहा था। बस उन गांव वालों की बेवकूफी वाली बातें सुनकर मुझे हंसी आ गई। अब तुम घर पर रहो, मैं बकरियां चराने जा रहा हूँ। फिर भोला वहाँ से निकल पड़ता है। थोड़ी दूर जाने पर उसे रास्ते में एक भिखारी मिलता है, जो उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। सेठ जी, आपके पास तो इतनी सारी बकरियां हैं, भला आप इतनी सारी बकरियां लेकर अकेले कहाँ जा रहे हैं? अरे इसने तो मुझे सेठ बोला। लगता है सच में मैं सेठ बन गया हूँ क्या? देखिए सेठ जी, ये सारी बकरियां आप मुझे दे दो, मैं इन सबको चरा दूंगा। बदले में आप मुझे बस एक वक्त का खाना दे दीजिएगा। बस यही काफी है, क्योंकि मेरे पास बहुत वक्त है। अरे एक वक्त के खाने के लिए ये मेरी इतनी सारी बकरियां चराएगा सुबह से शाम तक? ये तो बहुत अच्छा सौदा है। हाँ हाँ क्यों नहीं, तुम मेरी सारी बकरियां ले जाओ और इन्हें अच्छे से चराकर शाम को ले आना। मैं तुम्हें एक वक्त का खाना जरूर दूंगा। फिर भिखारी बकरियों को लेकर वहाँ से चला जाता है और भोला वापस अपने घर आ जाता है। ये क्या, तुम तो बकरियां चराने गए थे, यहाँ बिना बकरियों के ही आ गए? बकरियां कहाँ हैं? ऋचा, तुम ये क्या बातें कर रही हो? अरे मैं अब चरवाहा नहीं, मैं एक सेठ बन गया हूँ। मैंने एक आदमी को बकरियां चराने के लिए रख लिया है, वो भी बस एक वक्त के खाने पर। वो आदमी सुबह से शाम तक मेरी बकरियों को चराएगा और उसके बदले मैं उसे सिर्फ एक वक्त का खाना दूंगा। अरे ये तुम क्या कह रहे हो? भला कोई एक वक्त के खाने पर सुबह से लेकर शाम तक बकरियां क्यों चराएगा? लगता है किसी ने तुम्हें मूर्ख बनाया है। भोला कुछ नहीं कहता और परेशान होकर दरवाजे पर बैठ जाता है। सुबह से लेकर शाम हो जाती है, वो वहीं बैठा रहता है, पर भिखारी बकरियां लेकर वापस नहीं आता। ये क्या, मेरी बकरियां अभी तक वो भिखारी लेकर क्यों नहीं आया? चलो मैं खुद ही जाकर ढूंढता हूँ। फिर भोला निकल पड़ता है और जंगल में सब जगह अपनी बकरियों को ढूंढता है, पर उसे कहीं बकरियां नहीं मिलती और ना ही वो भिखारी मिलता है। हे भगवान, मेरी बकरियां कहाँ चली गईं? उस भिखारी ने मुझे चूना लगा दिया। मैं इतना बेवकूफ कैसे बन गया? अब मैं क्या करूं? मैं कहीं का नहीं रहा। मेरी सारी कमाई चली गई, सारी कमाई चली गई। भोला रोते हुए गांव के रास्ते से जा रहा होता है।
तभी वहाँ गांव वाले इकट्ठा हो जाते हैं। क्या हो गया भोला, तू बहुत परेशान दिख रहा है। अरे तुम्हें नहीं पता, इसने उस व्यापारी कबीर को धमकी दी थी कि वो बुद्धिमान नहीं है। लगता है कबीर ने ही इसे अपना रंग दिखा दिया और इसे चूना लगा दिया। भोला कुछ नहीं कहता और परेशान होकर अपने घर आ जाता है। उस व्यापारी ने एक बार मुझे धोखा दे दिया, लेकिन अगर वो मुझे दोबारा मिल जाए तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। उसने मुझे एक बार ठगा है, पर अब वो दोबारा ऐसा नहीं कर पाएगा। फिर भोला वहीं बैठ जाता है। वहीं दूसरी तरफ खड़ा कबीर ये सब देख रहा होता है। अच्छा, तो चरवाहे तू मुझे फिर से चेतावनी दे रहा है। यही तेरी सबसे बड़ी गलती है। अब देख मैं क्या करता हूँ। फिर व्यापारी एक भिखारी का रूप धारण कर लेता है और मुखिया के घर से धन चुराने लगता है। तभी मुखिया उसे रंगे हाथ पकड़ लेता है। अरे ये क्या, तुम कौन हो और मेरे घर से धन चुराने की हिम्मत कैसे हुई? मैं इस गांव का मुखिया हूँ। माफ कर दीजिए मुखिया जी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, पर मुझे ये करने के लिए मजबूर किया गया है। क्या इस गांव में कौन है जो तुम्हें मुखिया के घर में चोरी करने के लिए मजबूर कर सकता है? ये चोरी करने के लिए मुझे किसी और ने नहीं, बल्कि मेरे मालिक भोला चरवाहे ने कहा था। उसकी बकरियां चोरी हो गई थीं, तो उसके पास कुछ नहीं बचा। उसने मुझसे कहा कि मुखिया के घर से कुछ धन चुरा लाओ, नहीं तो वो मुझे कहीं का नहीं छोड़ेगा। मैं तो एक भिखारी हूँ, मुझे एक वक्त के खाने का इंतजाम करना होता है, इसीलिए मुझे ये मजबूरी में करना पड़ा। अच्छा, तो उसने ऐसा किया है। अब देखो उसे क्या सजा मिलती है। इसका फैसला तो अब गांव के चौपाल पर ही होगा। फिर मुखिया कबीर को पकड़कर गांव के चौपाल पर ले आता है, जहां सारे गांव वाले इकट्ठा हो जाते हैं और एक गांव वाला भोला को भी वहां बुला लेता है। ये क्या मुखिया जी, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में अपने आदमी से चोरी करवाने की? नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। मालिक, क्या अब आप झूठ बोलोगे? क्या आपने मुझे काम नहीं दिया था? अरे तू तो वही है। रुक, तुझे अभी बताता हूँ, रुक जा। अच्छा, तो तू इसे जानता है? इसका मतलब तूने ही इससे चोरी करवाई है। इसे सबक सिखाओ। मुखिया के आदेश पर सभी गांव वाले उसे सजा देने लगते हैं और वो दर्द से चिल्लाने लगता है। बस बहुत हो गया। आप लोग मुझे इस तरह नहीं मार सकते। और वो भिखारी कहाँ गया? मुझे उस भिखारी से बात करनी है। भोला पागलों की तरह आसपास देखता है, पर वहाँ कोई भिखारी नहीं होता। कबीर वहाँ से चुपचाप खिसक चुका था। उसने मुझे दूसरी बार भी चूना लगा दिया, लेकिन उसे इसकी कीमत चुकानी होगी। वो मुझे मिल जाए बस। उसने मुझे 2 बार मूर्ख बना दिया है, लेकिन अब वो मुझे फिर से मूर्ख नहीं बना पाएगा। बस बहुत हो गया। कौन तुम्हें मूर्ख नहीं बना पाएगा? अब तुम भी अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझ रहे हो। तुमने मेरे घर में चोरी करने की हिम्मत की। आज के बाद अगर फिर कभी ऐसा कुछ सुना तो अंजाम बहुत बुरा होगा। अब चला जा यहाँ से। फिर मुखिया और बाकी सभी गांव वाले वहाँ से चले जाते हैं और भोला वहाँ अकेला खड़ा रह जाता है। आज उसकी वजह से पूरे गांव में मेरी इज्जत चली गई, लेकिन अब और नहीं। जैसे ही वो अगली बार मुझे मूर्ख बनाने की कोशिश करेगा तो मैं उसे कहीं का नहीं छोड़ूंगा। वहीं दूर झाड़ियों के पीछे खड़ा कबीर ये सारी बातें सुन रहा होता है। उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ जाती है। अच्छा, तो मैंने इसे 2 बार मूर्ख बना दिया, लेकिन फिर भी इसकी अकल ठिकाने नहीं आई।
अब देखो मैं क्या करता हूँ। फिर कबीर वहाँ से मुस्कुराते हुए चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ भोला अपने घर पहुँचता है, जहाँ ऋचा उसका इंतजार कर रही थी। ये क्या, गांव वाले क्या कह रहे हैं? तुमने उस व्यापारी कबीर को चैलेंज किया है? क्या जरूरत थी गांव के बीचों बीच खड़े होकर उसे चुनौती देने की? अब देखो, उसने 2 बार तो तुम्हें जलील कर ही लिया है, अब पता नहीं तीसरी बार वो क्या करेगा। अरे मैंने चैलेंज इसलिए किया क्योंकि उसने 2 बार मुझे जलील किया, लेकिन इस बार नहीं, इस बार वो मुझे मूर्ख नहीं बना पाएगा। इस बार मैं उसे ऐसा सबक सिखाऊंगा, ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वो भी खुद याद रखेगा। अच्छा, देखते हैं तुम उसे सबक सिखाओगे या वो तुम्हें। ऋचा गुस्से में घर के अंदर चली जाती है। कुछ भी हो जाए ऋचा, पर देखना वो इस बार मुझे नहीं ठग पाएगा। भोला परेशान होकर वहीं बैठ जाता है। तभी ऋचा मिट्टी का घड़ा लेकर घर से निकलती है और पानी भरने के लिए घने जंगल की तरफ चली जाती है। तभी कबीर व्यापारी राजकुमार के वेश में एक पेड़ के पीछे छिपा ऋचा को देख रहा होता है। भोला, मैंने तुम्हारी बकरियां लूटी, गांव वालों के सामने पिटवाया, लेकिन फिर भी तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आए और अपने आप को बुद्धिमान समझते रहे। अब तुमने मुझे फिर से आजमाया है। अब देखो, इस बार तो मैं तुम्हारी पत्नी को ही ठग लूंगा, फिर तुम्हें अकल आएगी कि तुमने किससे पंगा लिया है। जैसे ही ऋचा की नजर कबीर पर पड़ती है, वो ठिठक जाती है। राजकुमार के वस्त्रों में वो इतना आकर्षक लग रहा था कि ऋचा की आंखें फटी की फटी रह गई। ये राजकुमार कितना खूबसूरत है। मैंने आज तक इतना सुंदर पुरुष अपने जीवन में पहले कभी नहीं देखा। ऋचा उस पर मोहित हो जाती है, लेकिन बिना कुछ कहे वो अपना घड़ा लेकर जाने लगती है। तभी व्यापारी ऋचा के सामने आकर खड़ा हो जाता है। क्षमा करें, मुझे बहुत जोरों से प्यास लगी है। क्या मुझे थोड़ा पानी मिल सकता है? हाँ हाँ, क्यों नहीं। मैं तो घड़े में ताजा पानी लेकर जा रही थी। किसी प्यासे को पानी पिलाना तो पुण्य का काम है। फिर ऋचा उसे पानी पिलाती है। कबीर बड़े सलीके से पानी पीता है और ऋचा की आंखों में आंखें डालकर मुस्कुराता है। सच में तुम दिल की बहुत नेक हो। तुमने एक अनजान प्यासे की प्यास बुझाई है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम जितनी खूबसूरत हो उतना ही तुम्हारा दिल भी कोमल होगा। राजकुमार, आप भी किसी से कम सुंदर नहीं हैं और पानी पिलाना कोई बड़ी बात नहीं। अब मुझे चलना चाहिए। ऋचा मुस्कुराते हुए उसे देखती है और आगे बढ़ जाती है। राजकुमार के शरीर पर ये सोने के आभूषण कितने अद्भुत लगते हैं। लेकिन मुझे क्या, मैं तो एक गरीब चरवाहे की पत्नी हूँ। जो कुछ भी था उस ठग ने ले लिया। मुझे इन सब चमक धमक के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। ऋचा अपने आप को समझाते हुए घर चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। कबीर रोज राजकुमार बनकर ऋचा के सामने आता है और किसी न किसी बहाने उससे बातें करता है। धीरे धीरे ऋचा के दिल में उसके लिए प्रेम जागने लगता है। ये मुझे क्या हो गया है? मैं रोज राजकुमार से मिलती हूँ, पर उनके लिए मेरे अंदर ये प्रेम कैसे जाग सकता है? मैं तो शादीशुदा हूँ और ये बहुत गलत बात है। एक दिन ऋचा तालाब पर पानी भर रही थी कि तभी कबीर बहुत ही कीमती और खूबसूरत कपड़े पहनकर वहाँ आता है। ऋचा, अब मैं और इंतजार नहीं कर सकता। जब से मैंने तुम्हें देखा है तब से ही मुझे तुमसे प्रेम हो गया था। मैं डर गया था कि कहीं तुम्हें बुरा ना लग जाए, इसीलिए चुपचाप रहा। लेकिन अब मेरे पिताजी मेरा विवाह एक राजकुमारी से करना चाहते हैं, पर मेरी नजरों में तो तुम ही वो राजकुमारी हो जो मेरे जीवन में आ सकती हो। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि एक राजकुमार भी मुझसे इतना प्रेम कर सकता है। वो खुद शादी का प्रस्ताव दे रहे हैं। कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रही? क्या हो गया ऋचा? क्या मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ? नहीं राजकुमार,
ऐसी कोई बात नहीं है। आपकी पत्नी बनना तो किसी के लिए भी सौभाग्य की बात होगी, पर मैं आपके काबिल नहीं हूँ। मैं पहले से शादीशुदा हूँ और एक साधारण चरवाही की पत्नी हूँ। ये सब जानने के बाद आप मुझे कभी नहीं अपनाएंगे। अरे नहीं नहीं, तुम किसकी पत्नी हो इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस तुम मुझे अपना लो, मैं तुम्हें इसी रूप में अपनी रानी बनाऊंगा और तुम्हें पूरा सम्मान दूंगा। क्या सच में? अगर आप मुझे इस रूप में भी अपना सकते हैं राजकुमार, तो मैं आपको अपने पति के रूप में जरूर स्वीकार करूंगी। इसके लिए मैं अपने पति भोला को हमेशा के लिए छोड़ सकती हूँ। अगर तुम मुझसे विवाह करना चाहती हो ऋचा, तो तुम्हें अभी और इसी वक्त अपने पति को छोड़ना होगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं। मैं अब इस गरीबी में और नहीं रह सकती। फिर ऋचा और कबीर वहाँ से निकल पड़ते हैं और भोला के घर पहुँचते हैं। भोला दरवाजे पर उदास बैठा होता है। जैसे ही वो ऋचा को एक अनजान राजकुमार के साथ देखता है, वो घबराकर खड़ा हो जाता है। ये क्या ऋचा? ये राजकुमार कौन है और तुम इसके साथ यहाँ क्या कर रही हो? सब ठीक तो है ना? देखो भोला, मैं जानता हूं कि तुम इस गांव के एक मामूली चरवाहे हो, लेकिन मैं तुम्हारी पत्नी से प्रेम करने लगा हूं और अब इसे अपनी रानी बनाना चाहता हूं। ये कैसी बकवास बातें कर रहे हैं राजकुमार? ये मेरी पत्नी है, कोई सामान नहीं जिसे कोई भी ले जाए। अब मैं तुम्हारी पत्नी नहीं हूँ। इतने दिन तक मैं इस गरीबी में घुट घुट कर जीती रही, लेकिन अब मुझे रानी जैसा जीवन जीने का मौका मिल रहा है। मैं महलों में रहना चाहती हूँ, ना कि एक चरवाही की पत्नी बनकर, जहाँ एक वक्त खाने के बाद दूसरे वक्त के लिए सोचना पड़ता हो। नहीं ऋचा, नहीं, भगवान के लिए मुझे छोड़कर मत जाओ। राजकुमार चलिए, मैं इस बदहाल जिंदगी से अब थक चुकी हूँ। ऋचा कबीर का हाथ पकड़कर वहाँ से निकल पड़ती है। भोला वहीं खड़ा फूट फूट कर रोने लगता है। नहीं ऋचा, नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती। मेरा सब कुछ चला गया, मेरा सब कुछ चला गया। ऋचा। उसकी रोने की आवाज सुनकर पास में रहने वाली एक बूढ़ी औरत वहाँ आ जाती है। बेटा, क्या हुआ? तुम इस कदर क्यों रो रहे हो? माई, मेरा सब कुछ छिन गया। उस बुद्धिमान व्यापारी कबीर ने मुझसे मेरी बकरियां चुरा ली, मेरी इज्जत, और अब मेरी पत्नी को भी ठग कर ले गया माई। तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ बेटा। तुम्हें महाराज के पास जाना चाहिए। वो कबीर बहुत बुद्धिमान है। उसने तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ा। महाराज ही न्याय करेंगे अब। भोला अपनी आंखों के आंसू पोंछते हुए राजमहल की ओर जाता है। तुम कौन हो युवक, और इस तरह रो क्यों रहे हो? क्या परेशानी है तुम्हें? महाराज, मैं एक साधारण चरवाहा हूँ। मैंने गांव के बुद्धिमान व्यापारी कबीर को चुनौती दी थी कि वो मुझे ठग नहीं पाएगा, लेकिन उसने मेरा घर, मेरी बकरियां, मेरी इज्जत और अब मेरी पत्नी को भी ठग लिया है। महाराज! क्या हमारे राज्य में कोई इतना बड़ा ठग है? ठीक है, उसे हमारे सामने पेश करो। वो मुझे कभी नहीं ठग सकता। मैं इस राज्य का राजा हूँ। यहाँ परिंदा भी मेरी मर्जी के बिना मर नहीं सकता। नहीं नहीं महाराज, ऐसा मत करिए, वरना वो अपनी चतुराई से आपको भी बर्बाद कर देगा। वो बहुत चतुर है महाराज, बहुत चतुर। वो मुझे कभी नहीं ठग पाएगा। अरे तुम एक मामूली चरवाहे थे और तुम्हें वो बेवकूफ बना सकता है, पर एक राजा को नहीं।
फिर राजा आदित्य देव जोर जोर से हंसने लगते हैं। मंत्री जी, जाकर आज ही पूरे राज्य में घोषणा कर दीजिए कि यदि वो बुद्धिमान व्यापारी मुझे ठग पाया तो मैं उसे मुंह मांगा इनाम दूंगा, लेकिन अगर वो हार गया तो उसे सजा दी जाएगी। महाराज, उसे इस तरह की चुनौती देना ठीक नहीं होगा। मंत्री जी, मैंने जो कह दिया बस तुम वही करो। मेरी बुद्धि और मेरे पहरेदारों को पार करना नामुमकिन है। मंत्री वहाँ से आज्ञा मानकर चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ कबीर, जो राजकुमार के वेश में था, वो घने जंगलों के बीच एक पुरानी झोपड़ी में ऋचा को लेकर पहुंचता है। ये क्या राजकुमार, हम तो राजमहल जाने वाले थे, फिर इस टूटी फूटी झोपड़ी में क्यों? ऋचा, मैं इस वक्त तुम्हें सीधे राजमहल नहीं ले जा सकता। मेरे पिताजी अभी इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं हैं। मैंने अपनी मर्जी से तुमसे विवाह किया है। मैं पहले जाकर उन्हें मना लूं, तब तक तुम्हें यहीं रहना होगा। परेशान मत हो, तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होगी। ठीक है राजकुमार, जब मुझे पूरा जीवन महारानी बनकर ही जीना है तो 2-3 दिन इस झोपड़ी में बिताने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है। ऋचा झोपड़ी के अंदर चली जाती है। कबीर मुस्कुराते हुए अपने असली ठिकाने पर लौट आता है और वो अपना राजकुमार वाला वेश उतार देता है। तभी उसका साथी सुंदर भागते हुए उसके पास आता है। कबीर, क्या तुम्हें पता है, तुम्हारी इस ठगने की आदत की वजह से भोला ने महाराज के पास जाकर तुम्हारी शिकायत कर दी है और महाराज ने भी पूरे राज्य में घोषणा कर दी है कि अगर तुम उन्हें ठग पाए तो वो तुम्हें मुंह मांगा इनाम देंगे। चलो, अब लगता है महाराज का भी वक्त आ गया है। कबीर को चुनौती देना उन्हें महंगा पड़ेगा। बोल देना महाराज को कि कल वो ठगे जाने के लिए तैयार रहें, चाहे वो महल का कितना भी कड़ा पहरा क्यों ना लगा लें, और मैं उन्हें ठग कर ही रहूंगा। सच में? अब पता नहीं महाराज के साथ क्या होने वाला है। सुंदर मुस्कुराते हुए वहाँ से चला जाता है। कबीर मन ही मन एक नई योजना बनाने लगता है। चलो कबीर, अब तुम्हारा एक नया रूप लेने का वक्त आ गया है। फिर कबीर अपने संदूक से साधु वाले कपड़े निकालता है और एक साधु का रूप धारण करके राजमहल की ओर निकल पड़ता है। कुछ ही देर में वो राजमहल के द्वार पर पहुंचता है। राजा उसे देखते ही आदर के साथ खड़े हो जाते हैं। प्रणाम साधु महाराज, आप यहाँ अचानक? हमने तो कोई पैगाम नहीं भेजा था। क्या यहाँ आने का कोई विशेष कारण है? अनर्थ, घोर अनर्थ होने वाला है राजन। हर वक्त पैगाम की जरूरत नहीं होती। मैंने तुम्हारी कुंडली में देखा है कि बहुत बड़े संकट के बादल तुम्हारे राजमहल के आसपास मंडरा रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। हमने तो पिछले ही महीने ग्रह शांति की पूजा कराई थी, फिर हमारे महल में ये कैसा खतरा? राजन, तुम्हारे पूर्वजों के एक अधूरे वचन की वजह से तुम्हारी पुत्री राजकुमारी की जान पर मुसीबत आने वाली है। अगर तुम राजकुमारी को बचाना चाहते हो तो तुम्हें राजमहल का सारा धन निकाल कर महल के बाहर बने गुप्त स्थान पर कहीं छुपाना होगा। जैसे ही अमावस्या की रात का तीसरा पहरा बीतेगा, संकट टल जाएगा। तुम वो धन वापस लाकर महल में रख देना। ठीक है गुरुदेव, अगर आपने ऐसा कहा है तो मैं आज रात ही सारा धन राजमहल से बाहर सुरक्षित स्थान पर छुपा दूंगा। एक बात और राजन, राजकुमारी का विवाह तुम्हें राह चलते एक ऐसे इंसान से करना होगा जो दिखने में नेक और ईमानदार हो। ध्यान रहे कि तुम उसे पूरे मान सम्मान के साथ राजकुमारी के पति के रूप में स्वीकार करोगे, तभी ये संकट टलेगा।
ठीक है, अगर यही एक रास्ता है तो मैं इसे अपनाने के लिए तैयार हूँ। कबीर साधु का रूप धारण करके राजमहल से बाहर निकलता है। राजा के पास खड़े मंत्री को ये सब देखकर गहरा संदेह होता है। महाराज, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। आपको इतनी जल्दी किसी अनजान साधु की बात में आकर राज्य का खजाना बाहर नहीं ले जाना चाहिए। हाँ महाराज। चुप हो जाओ मंत्री जी, मैं जानता हूं कि ये साधु बहुत ही पहुंचे हुए हैं। मेरे पिताजी ने कहा था कि हमें बड़े बुजुर्गों की हर बात माननी चाहिए, और ये तो साधु महाराज हैं। इन्होंने जो कहा है वो हमारे परिवार की भलाई के लिए ही कहा है। मैं नहीं चाहता कि उनकी बात ना मानकर मैं किसी मुसीबत में फंसूं। मंत्री जी, राज्य का जितना भी खजाना है वो सब एक बक्से में भर लीजिए। हम शाम होते ही घने वन की तरफ निकल पड़ेंगे और उसे सुरक्षित स्थान पर छिपा देंगे। मुझे तो ये ठीक नहीं लग रहा महाराज, लेकिन आप कह रहे हैं तो मैं सारा धन इकट्ठा करवा देता हूँ। फिर मंत्री वहाँ से चला जाता है और सारा खजाना बक्से में भर देता है। शाम होते ही राजा आदित्य देव सारा धन लेकर अकेले जंगल की ओर निकल पड़ते हैं। तभी अचानक शेर के दहाड़ने की आवाज आती है। ये क्या? ये कैसी शेर की दहाड़ की आवाज है? मेरे पास इतना सारा धन है और मैं किसी को साथ भी नहीं लेकर आया, ताकि खजाना किसी गलत हाथों में ना चला जाए। अब मैं क्या करूं? तभी राजा जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। बचाओ, बचाओ, मेरी मदद करो। कोई है जो मुझे शेर से बचा सके? कोई है? बचाओ। तभी कबीर एक साधारण लखड़े के वेश में वहां पहुंचता है और राजा से कहने लगता है। महाराज, अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है। मैंने वो शेर भगा दिया है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद युवक, आज तुमने मेरी जान बचा ली। महाराज, इसमें धन्यवाद की क्या बात है? मैं एक साधारण लकड़हारा हूँ और जंगल से गुजर रहा था। आपको मुसीबत में देखा तो आपकी मदद कर दी। अब मुझे जाना चाहिए। रुको, तुमने मेरी जान बचाई है, तुम्हें इसका फल मिलना चाहिए। राजा कुछ सोने के सिक्के निकालकर कबीर के हाथ में रखने लगता है। महाराज, आप एक राजा हैं। क्या आपकी जान की कीमत ये चंद सिक्के हैं? आपकी जान अनमोल है महाराज। मुझे ये सिक्के नहीं चाहिए, बस आप सुरक्षित रहें, यही मेरे लिए काफी है। इतना कहकर कबीर वो सिक्के राजा को वापस थमा देता है और वहां से जाने लगता है। राजा उसे हैरानी से देखता रह जाता है। यही वो व्यक्ति है जिसके बारे में साधु महाराज ने बताया था। ये नेक और ईमानदार है। यही मेरी राजकुमारी को संकट से आजाद कर सकता है और राज्य का श्राप मिटा सकता है। फिर राजा आदित्य देव भागते हुए कबीर के पास जाते हैं और उसका हाथ पकड़ लेते हैं। रुक जाओ, तुम ऐसे नहीं जा सकते। तुम्हें मेरे साथ राजमहल चलना होगा। क्या महाराज? भला मैं एक साधारण लकड़हारा होकर राजमहल कैसे जा सकता हूँ? क्योंकि मैं अपनी पुत्री का विवाह तुमसे करना चाहता हूँ। तुम बहुत नेक इंसान हो और मैं अपनी राजकुमारी के लिए ऐसे ही व्यक्ति की तलाश कर रहा था। पर महाराज, मैं तो इसके काबिल नहीं हूँ। नहीं, तुम इसके पूरी तरह से काबिल हो और मैंने तुम्हें पहचान लिया है। अब तुम मेरे साथ चलो, यही मेरा आदेश है। फिर राजा आदित्य देव कबीर को लेकर राजमहल आ जाते हैं। महल की भव्यता और वैभव देखकर कबीर के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ जाती है। बस अब मुझे किसी तरह राजकुमारी से विवाह करना होगा
उसके बाद मेरा मकसद पूरा हो जाएगा। तुम बहुत थक गए होगे, जाकर आराम कर लो। हम राजकुमारी से तुम्हारे रिश्ते के बारे में बात करेंगे। वैसे राजकुमारी किसी और से प्रेम करती हैं और शायद इस रिश्ते के लिए आसानी से तैयार ना हो। वो एक राजकुमार को पसंद करती हैं, लेकिन मेरे राज्य की भलाई के लिए उसे एक ईमानदार व्यक्ति से ही विवाह करना होगा। इसीलिए तुम ही उसके पति बनोगे। फिर राजा आदित्य देव वहाँ से चले जाते हैं। कबीर अपने कक्ष में जाता है। नहीं, मुझे राजकुमारी को भी अपने प्रेम जाल में मोहित करना होगा। अगर वो मुझसे नफरत करेंगी तो मेरा काम मुश्किल हो जाएगा। ऐसा करना होगा जो वो खुद मुझसे विवाह की जिद करें। फिर कबीर चुपके से राजकुमारी जेसिका के कक्ष में जाता है, जहां वो अपनी खिड़की के पास बैठकर चांद देख रही थी। अपने प्रेमी राजकुमार के ख्यालों में खोई हुई उदास थी। ये क्या? तुम कौन हो और इस तरह मेरे कक्ष में बिना अनुमति के क्या कह रहे हो? पहरेदार, कोई है? चले जाओ यहाँ से। राजकुमारी, शांत हो जाइए। महाराज ने मुझे आपके होने वाले पति के रूप में चुना है, लेकिन सच कहूं तो मैं आपसे विवाह नहीं करना चाहता हूं। मैं तो यहाँ अपनी मजबूरी बताने आया हूं। क्या? तुम तो दिखने में साधारण लखड़े लगते हो और तुम एक राजकुमारी को ठुकरा रहे हो। आखिर तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? तुम मुझ जैसी राजकुमारी को मना कर रहे हो? राजकुमारी, सुंदरता ही सब कुछ नहीं होती। मुझे एक ऐसी लड़की चाहिए जो बहुत ही सुशील हो, सभ्य हो और अपने पति की हर बात मानती हो। मेरी माँ की इच्छा थी कि मैं किसी गरीब परिवार की लड़की से विवाह करूं जो सादगी से रहे। मैं आपसे विवाह नहीं कर सकता क्योंकि आप एक घमंडी राजकुमारी हैं और आप वैसी बिल्कुल नहीं हैं जैसी मुझे चाहिए। क्या? एक मामूली लखड़े होकर तुम मुझ राजकुमारी को ठुकरा रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे स्वभाव पर टिप्पणी करने की? अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। जो कोई भी मेरे गुरूर को ठेस पहुँचाता है मैं उसे छोड़ती नहीं हूँ। अब तो मैं तुमसे ही विवाह करूंगी और तुम्हें अपना गुलाम बनाकर रहूंगी। कि राजकुमारी से पंगा लेने का क्या अंजाम होता है तुम चाह कर भी मुझसे नहीं बच पाओगे। अब देखो तुम। राजकुमारी जेसिका गुस्से में पैर पटकती हुई राजा आदित्य देव के कक्ष में पहुंचती है। पिताजी, मुझे उस लखड़े से विवाह करना है जिसे आप आज महल लेकर आए हैं। बस अभी और इसी वक्त मेरा रिश्ता उससे पक्का कर दीजिए। क्या? सच में पुत्री? तुम्हें तो वो पड़ोसी राज्य के राजकुमार पसंद थे, फिर अचानक इस साधारण लकड़हारे से विवाह क्यों करना चाहती हो? मैंने कह दिया पिताजी, तो बस कह दिया। मुझे उसी से विवाह करना है। इसका मतलब साधु महाराज ने बिल्कुल सच कहा था। वो लकड़हारा कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। मेरी बेटी जो इतने वर्षों से एक स्वार्थी राजकुमार के प्रेम में अंधी थी, उसे भूलकर एक ईमानदार व्यक्ति को चुन रही है। यानी मेरे राज्य का कल्याण निश्चित है। क्या हुआ पिताजी? आप क्या सोच रहे हैं? नहीं पुत्री, मैं तो बहुत खुश हूं कि तुमने सही निर्णय लिया। ठीक है, कल ही पूरे राज्य में तुम दोनों का धूमधाम से विवाह संपन्न होगा। राजकुमारी जेसिका अपने कक्ष में लौट आती है। बड़ा आया था सुंदर और सुशील लड़की से विवाह करने वाला। तूने मुझे ठुकराया था ना? अब तू पूरा जीवन मेरे साथ ही बिताएगा और मैं तुझे अपनी दासी की तरह नचाऊंगी। तब तुझे पता चलेगा कि राजकुमारी का अपमान करने की क्या कीमत होती है। अगली सुबह होते ही कबीर और राजकुमारी जेसिका का विवाह संपन्न हो जाता है। राजा आदित्य देव की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। मैं आज बहुत खुश हूँ। विवाह बिल्कुल वैसा ही हुआ है जैसा गुरुदेव ने कहा था। अब तुम इस राज्य के दामाद हो। महाराज, आपके कहने पर मैंने विवाह तो कर लिया,
लेकिन इस गृहस्थी को शुरू करने से पहले मुझे एक बहुत जरूरी कार्य निपटाना है। क्यों नहीं, तुम अपना कार्य पूरा कर लो, उसके बाद तुम्हें हमेशा अपनी पत्नी के साथ राजमहल में ही रहना है। फिर कबीर वहाँ से तुरंत निकल पड़ता है और घने जंगलों के बीच उसी पुरानी झोपड़ी में पहुँचता है जहाँ उसने ऋचा को रखा था। ऋचा उसे देखते ही दौड़ कर आती है। तुम इतने दिन बाद आए हो, मैं यहाँ अकेली डर रही थी, तुम कहाँ चले गए थे? चलो ना, हम जल्दी से विवाह कर लेते हैं, कितना वक्त हो गया पर हमने विवाह नहीं किया। मैं इतने दिनों से राजकुमारी जेसिका से विवाह करने में लगा था। अब मेरा विवाह हो चुका है और अब मैं इस राज्य का होने वाला राजा हूँ। क्या? ये तुमने क्या किया? मैं तुमसे सच्चा प्रेम करती थी, तुम्हारे लिए मैंने अपने सीधे साधे पति को छोड़ दिया और तुमने राजकुमारी के लिए मुझे धोखा दे दिया। तुम धोखेबाज हो। धोखेबाज मैं नहीं, धोखेबाज तुम हो, जो एक पल की चमक धमक देखकर अपने भोले भाले पति को छोड़ सकती है। वो भला मेरे प्रति वफादार कैसे रहेगी? कल को तुम्हें कोई मुझसे बड़ा राजा मिलेगा तो तुम मुझे भी छोड़ दोगी? नहीं, अगर तुम्हें राजकुमारी से ही विवाह करना था तो मुझे अपने प्रेम जाल में क्यों फंसाया? मेरा घर क्यों उजाड़ दिया? मैं कोई राजकुमार नहीं हूँ ऋचा, मैं वही कबीर व्यापारी हूँ जिसने तुम्हारे पति भोला को चुनौती दी थी। उसने खुद को बहुत बुद्धिमान समझा था ना। देखो, मैंने उसकी बकरियां ठग ली, पूरे गांव के सामने उसे पिटवा दिया और अब उसकी पत्नी को भी ठग लिया। अब तुम मेरे किसी काम की नहीं हो, किसी काम की। ऋचा फूट फूट कर रोने लगती है और बदहवास होकर वापस भोला के घर भागती है। घर पहुंचकर वो देखती है कि भोला आंगन में चुपचाप बैठा हुआ था। मुझे माफ कर दो जी, मैं लालच में अंधी हो गई थी। वो राजकुमार नहीं है, वो तो वही कबीर व्यापारी था जिसने हमें लूटा है। मुझे अपना लो। तुझे क्या लगता है ऋचा, क्या मैं तुझे माफ कर दूंगा? जो महलों के लालच में अपने सुहाग को गरीबी में तड़पता छोड़ गई, वो भला अब मेरी क्या होगी? मुझसे गलती हो गई। गलती नहीं, तूने सौदा किया था। कबीर ने मेरा धन, मेरी दौलत, मेरी बकरियां और मेरा सम्मान सब छीन लिया। मुझे इसका कोई दुख नहीं था, पर जिस दिन तू मुझे गरीबी में बेसहारा छोड़कर उस ठग के साथ चली गई, उस दिन से मैं अंदर से टूट गया। हाँ, मैं मानता हूँ कि मैं मूर्ख हूँ और मेरी सबसे बड़ी मूर्खता ये थी कि मैंने तुम जैसी औरत पर भरोसा किया। मुझे एक मौका दे दो, मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूंगी। नहीं ऋचा, मैं बेवकूफ जरूर हूँ, पर इतना भी नहीं कि एक धोखेबाज को अपनी जिंदगी में जगह दे दूं। मेरे पास अब खोने के लिए कुछ नहीं बचा, पर मेरा आत्मसम्मान अभी जिंदा है। अब तुम यहाँ से जा सकती हो, अभी इसी वक्त। ऋचा रोती हुई वहाँ से हमेशा के लिए चली जाती है और भोला अकेला रह जाता है। कबीर ने उसे मूर्ख बनाकर उससे सब कुछ ठग लिया था, लेकिन इस हार ने उसे जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सिखा दिया कि इंसान को कभी खुद पर इतना घमंड नहीं करना चाहिए कि वो अपनी बुद्धि के अहंकार में अपनों को और अपनी हकीकत को ही भूल जाए।